नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में बात तो कोरोना की ही होगी, लेकिन हम खास तवज्जो देने वाले हैं लॉकडाउन पर। 20 दिन फिर 19 दिन, कुल मिलाकर 40 दिन का लॉकडाउन। इस लॉकडाउन के आखिरी हफ्ते में आज हम हैं। आखिरी हफ्ता शुरू हो गया है। आज सोमवार है, आने वाले रविवार को, संडे को लॉकडाउन की मियाद खत्म हो जाएगी और पूरे देश, आप, मैं, हम सब के जहन में सबसे अहम सवाल लगातार अब कौनने लगा है, वो ये कि लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या लॉकडाउन हट जाएगा। और आज इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज एक बार फिर, और लॉकडाउन की घोषणा, पहले लॉकडाउन की घोषणा के बाद चौथी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक की। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कई राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ाने की वकालत की है। और ये कौन से राज्य हैं? ये वो राज्य हैं जहां पर केस ज्यादा मिल रहे हैं। इनमें दिल्ली एनसीआर में हम बैठे हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्य शामिल हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि ये एक लंबी लड़ाई है और हमें धैर्यपूर्वक ये लड़ाई लड़नी है। कल मन की बात में भी प्रधानमंत्री ने कहा था, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हमें सावधानी से ये लड़ाई लड़नी है, सावधानी बरतनी भी है। कुल मिलाकर आज की मीटिंग का लब्बो-लुबाब ये कि 3 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ने पर सस्पेंस अभी बरकरार है। कुछ जगह खुल गई हैं और खुलेंगी क्या। जो ये रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन की बात है, इनमें ताल, समन्वय, कदम ताल कैसे बिठाई जाएगी। और आर्थिक गतिविधियां कहने को तो शुरू हो गई हैं 21 अप्रैल से, लेकिन कोई भी अपने कारखाने, अपनी फैक्ट्रीज खोलने को दरअसल तैयार नहीं है। वो जस की तस ऐसे ही ठप की ठप पड़ी हुई है। और ये तब जबकि 14 करोड़ लोगों का रोजगार जा चुका है, नौकरियों पर खतरा है और हमारा आर्थिक विकास दर जो है उस पर लगातार ब्रेक पर ब्रेक लगते जा रहे हैं। ऐसे में आज न्यूज़ 24 ने बहुत ही मुखर और काम करने वाले मंत्री हैं मोदी सरकार के, नितिन गडकरी क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी राय क्या है, पहले वो सुन लेते हैं। एक तरफ कोरोना के संक्रमण को बचाने के लिए लॉकडाउन भी आवश्यक है, दूसरी ओर बेरोजगारी, गरीबी और भूखमरी के कारण हमको इस प्रकार का लॉन्ग टर्म लॉकडाउन रखना भी अड़चन और समस्या का विषय बन सकता है। इसके बीच में से सभी मुख्यमंत्रियों से सलाह मशवरा करके हमारे प्रधानमंत्री निश्चित रूप से अच्छा मार्ग निकालकर उसकी घोषणा करेंगे। तो मुझे लगता है कि छोटे हो कि बड़े हो, रोजगार, जो काम करने वाला बेरोजगारी गरीब युवक है, गरीब व्यक्ति है, उसका रोजगार अगर सुरक्षित होगा तो 2 समय का रोजी रोटी उसको मिलेगी, तो वो जी पाएगा। और इसलिए ऐसा कोई भेदभाव न करते हुए धीरे धीरे हमको नॉर्मलाइज करने की तरफ जाना है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या लॉकडाउन में मई भी गई? मैं आने वाले महीने की बात कर रहा हूं। और 3 मई के बाद क्या क्या खुलने वाला है, और साथ ही साथ जोड़ दूं क्या क्या और हम खोल सकते हैं। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राज्यसभा सांसद भी हैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह, आम आदमी पार्टी के विधायक, उनके युवा चेहरा, उनके प्रवक्ता राघव चड्ढा मेरे साथ हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे, और डॉक्टर रवि मलिक किसी परिचय के मोहताज नहीं है, एक्सपर्ट राय भी हमें देंगे। लेकिन सुधांशु, जो बात नितिन गडकरी कह रहे हैं, देखिए, जान है तो जहान है से हम आगे बढ़ चुके हैं। जान भी जहान भी, हमें जहान की भी चिंता करनी होगी। और जो 3 चीजों का जिक्र कर दिया नितिन गडकरी ने, गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी, इनसे हमें निपटना होगा। लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं, लॉकडाउन हटने नहीं वाला है अभी 3 मई को। क्या हम अभी हु विल बेल द कैट, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, उस स्थिति में तो नहीं फंस गए कि अब लॉकडाउन हो गया है तो लॉकडाउन ही रखना है? खोले कौन? कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं इस बात को लेकर।
देखिए, एक तो यथार्थ बात यह है कि चूंकि इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं है, तो लॉकडाउन इसको रोकने में यानी इसकी प्रतिरोधक क्षमता के लिए सबसे बड़ा हमारे पास हथियार उपलब्ध है। और सिर्फ हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं संदीप जी, जो दुनिया के बड़े विकसित देश जिनकी की स्थिति बहुत मजबूत कही जाती है स्वास्थ्य सुविधाओं और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, फ्रांस में 15 मई तक लॉकडाउन है, इटली में 3 मई तक है, ब्रिटेन में 3 सप्ताह का है और उम्मीद है कि वो 3 सप्ताह और बढ़ाने जा रहे हैं। अमेरिका ने करने में देरी की तो वहां का हश्र आप देख रहे हैं, परंतु भारत सरकार ने समय रहते लॉकडाउन किया। प्रधानमंत्री जी की इस आधार पर कई अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर सराहना मिली। साथ ही साथ भारत सरकार संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ भी काम कर रही है। जो आवश्यक कारण है अर्थव्यवस्था के लिए, उनकी भी गति देनी आवश्यक है। जैसे फसल खड़ी थी, उसकी कटाई होनी आवश्यक थी, तो 80% मंडियों ने काम शुरू कर दिया है और 26 अप्रैल तक के सरकारी आंकड़े के अनुसार 80% फसल की कटाई भी हो गई। अब अगले चरण में कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज जिनमें की निश्चित सीमित संख्या रखकर उत्पादन का कार्य किया जा सकता है, वह सरकार करने का प्रयास कर रही है। जैसे नहीं, देखिए सुधांशु, मैं माफी से आपको बीच में टोकना चाहूंगा। सुधांशु, मैंने ओपनिंग कमेंट्स में भी ये बात कही, हम लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए 21 अप्रैल को जो आपने ग्रामीण इलाकों में कल कारखाने फैक्ट्रियां खोलने की इजाजत दे दी, खोल कौन रहा है? या तो सब खुलेगा वरना नहीं खुलेगा। आप ग्रामीण इलाकों में खोल देंगे, कच्चा माल आ नहीं रहा, तैयार माल बाहर जा नहीं पाएगा, तो वो व्यवधान रहेगा, कोई खोलेगा नहीं। ये आप भी जानते हैं, आप ग्रामीण इलाकों की हकीकत से मुझसे भली भांति वाकिफ हैं। देखिए, जैसे मैं उदाहरण देता हूं, कृषि क्षेत्र में अगर फसल कटेगी तो मंडी भी खुलनी चाहिए, मंडी खुलेगी तो खाद्यान्न के परिवहन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो ये तीनों चीजें क्रमशः करके खोल दी गई। अब आपकी बात सही है, यदि केवल इकलौती कोई इंडस्ट्री खुलेगी और उससे पीछे से जहां कच्चा माल आने वाला वहां वो बंद रहेगा और आगे जहां माल की खपत होने वाली है वो हिस्सा बंद रहेगा, तो व्यवहारिक दृष्टि से कोई कैसे खोल पाएगा? इसलिए सरकार इस विषय पर पूरी विवेकशीलता के साथ स्टेप बाय स्टेप यानी चरणबद्ध तरीके से उन उद्योगों को भी खोल रही है जहां रोजगार, अब जैसे ये बात आई थी कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज का एक हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में यानी जो कोर शहरी क्षेत्रों में नहीं है उसको खोलने की बात है। इसी प्रकार से मनरेगा की एक्टिविटीज को गांव के अंदर की कंस्ट्रक्शन और फसल कटाई की एक्टिविटीज के साथ जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। तो इस प्रकार से सरकार ये बात ध्यान में रखकर निर्णय ले रही है कि जब हम खोलें तो वो एक पूरी सीरीज जो होती है सप्लाई चेन, उस पूरी चेन के साथ उसका कनेक्शन स्थापित हो। मैं जो सवाल, मेरा अभी सवाल बरकरार है अखिलेश प्रताप सिंह। सवाल ये देखिए, और मुझे मेरे दर्शक भी अन्यथा ना ले, 24 तारीख को जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई, पहले लॉकडाउन की, मैं इस कार्यक्रम के जरिए 10 मार्च से सरकार से लगातार ये अपील कर रहा था कि लॉकडाउन कीजिए, लॉकडाउन कीजिए। आज मैं 27 तारीख को, 27 अप्रैल को ये भी कह रहा हूं कि अब ये बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। लॉकडाउन एक कन्वीनियंट चीज हो गई है कि कोई अब ब्लेम नहीं लेने को तैयार, जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं कि भाई फ्लैटन कर गया। हमने फ्लैटन कर दिया है कब? कोरोना संक्रमण का, लेकिन अब इससे बाहर आने को कोई तैयार नहीं। सब इंतजार कर रहे हैं पहले कौन कदम रखेगा। कहीं हम इसमें तो नहीं फंस रहे हैं? अखिलेश प्रताप सिंह, बड़ी जिम्मेदारी से, बिना पैनिक क्रिएट किए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। देखिए, आपने जो जिक्र किया कि आप 10 मार्च से ये बात कह रहे थे, विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी कह रहे थे, लेकिन समस्या यही है कि हमारी जो वर्तमान बीजेपी है, जो बीजेपी नहीं कही जाती है, मोदी जी कही जाती है, उन लोगों में अहंकार इतना है कि वो किसी और की राय नहीं लेते। हाँ, वो हार पाँच के 1 महीने बाद उसी को करते हैं। ये सब शुरू से तभी किया होता तो आज इतनी परिस्थिति नहीं। और आज भी अंधेरे में चल रही है केंद्र की सरकार, उसे कुछ नहीं पता हमें क्या करना है और आगे क्या हम करेंगे, कोई प्लानिंग नहीं है। वो लर्न एंड एरर करते आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात, अभी मैं सुधांशु जी को सुन रहा था कि कृषि क्षेत्र में खोला गया क्या, एक तो जमीनी हकीकत से एकदम कट ऑफ ये लोग हैं और सिर्फ हवा में आए बाएं साएं बताते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, मैं कुछ कहता हूं तो उसके आधार भी बताता हूं। जैसे इन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में लॉकडाउन खोला गया है,
आपने सिर्फ गेहूं की परचेज के लॉकडाउन खोला है और कृषि के गांव की मंडियों को लॉकडाउन खोला। अब जैसे डेयरी प्रोडक्ट जो गांव में घूम घूम के कंटेनर में दूध कलेक्ट करता है, फिर वो चिलिंग पॉइंट पे ले जाता है, फिर वो दूध शहर में जाता है, चिलिंग पॉइंट तक जा रहा है लेकिन शहर में नहीं जा पा रहा है, तो उस खोलने से क्या फायदा हुआ। दूसरा, पोल्ट्री, अंडे हैं, ब्रॉयलर हैं, मुर्गियां हैं, जिनके थोड़ी बहुत बची हैं वो खराब हो रही हैं, कोल्ड स्टोरेज तक रखने की जात नहीं थी अंडों को। तो अब जो है आप जब सिर्फ उसी एरिया में मार्केट खोलेंगे तो जब तक शहरों में नहीं जाएगा तब तक उसकी डिमांड पूरी नहीं होती, वो बिकती नहीं है। देहातों में तो डिमांड है नहीं। उसी तरह फिशरीज की है, तो ये लोग कहते हैं मैंने खोल दी, खोली नहीं, सिर्फ गांव में खोलने से नहीं, नहीं पर होगा। एक दिक्कत भी है। देखिए, जब मैं ये बात कहता हूं कि आर्थिक गतिविधियां खोलनी पड़ेंगी और सीमित तरीके से खोलने का कोई मतलब नहीं है, बेमानी है, क्योंकि फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन होती है आजकल किसी भी धंधे की। कच्चा माल भी आ रहा है, पक्का माल जो तैयार हो गया है उसको भी बेचना है, तो जब तक पूरा ना खुले तब तक मतलब पूरी नहीं। बात कर लेकिन एक मिनट अखिलेश बाबू, दर्शकों को भी समझ में आए। देखिए, दिक्कत भी है ना, अभी तो रेड जोन भी हैं, जो बड़े इंडस्ट्रियल हब हैं, जैसे मैं नोएडा में बैठा हूं, या गुड़गांव है, या फरीदाबाद है, पुणे है, अहमदाबाद है, मुंबई है, बेंगलुरु है, ये तमाम ये इंडस्ट्रियल हब्स, ये रेड जोन्स भी हैं, ये हॉटस्पॉट भी हैं, इन्हें खोला भी नहीं जा सकता। ये भी एक दिक्कत है। सही कह रहे हैं आप, लेकिन देखिए मैंने क्या बताया, ये बताया कि आप सिर्फ अधूरी जानकारी, अधूरेपन पे आप कह दे रहे हो कि खुल गया। उस खुलने से कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि वो डिमांड उनकी, सप्लाई उनकी शहरों में जाती है, तो वो खोलने से उस गांव के लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरी बात, आप चले थे कोरोना को टेस्ट करने, कोरोना के किट की टेस्टिंग होने लगी, आपने ऑर्डर जियो जारी कर दिया केंद्र की सरकार ने कि सारे कोई सब कुछ केंद्र सरकार खरीदेगी, और आप घटिया खरीदने लगे। खरीदने में भी भ्रष्टाचार भयंकर होने लगा, हाईकोर्ट तक मामला चला गया। ये क्या हो रहा है? ये किसकी देखरेख में हो रहा है? किसके संरक्षण में हो रहा है? अब ICMR का बयान भी आ गया। अब वो सारी रैपिड टेस्टिंग किट जो चाइना से आई थी वापस भेजी जाएंगी। हाँ, उनको पैसे भी नहीं दिए जाएंगे। जिनको क्लीन चिट मिली थी उस रैपिड टेस्ट से, वो पता ना कोरोना वायरस रहे हो, कौन जानता है। जी, यूपी एक मिनट, सरकार, मैं आपकी बात समझ गया। राघव चड्ढा स्क्रीन पर। राघव, देखिए, आप दिल्ली, देश के दिल्ली में हैं, आपकी सरकार भी है, और थोड़ी समन्वय की कमी दिखाई देती है। कभी कहते हैं सरकार बिल्कुल MHA के, गृह मंत्रालय के सारे ऑर्डर मानेगा, फिर नहीं मानेगा, फिर बाद में मान लेगा। पर 3 मई के बाद क्या हमें अब चरणबद्ध तरीके से आर्थिक गतिविधियां खोलनी होंगी, या हम पूरी तरीके से दरवाजे खोल सकते हैं, या बिल्कुल नहीं खोल सकते? दिल्ली जैसी जगह में, जैसे आप कह भी रहे हैं, दुकानें आपने खोल दी RWAs में, कॉलोनीज में, वो खुल भी रही हैं, तो कोई जा नहीं रहा। ये भी एक हकीकत है। देखिए, पहली बात तो यह है कि अभी तक संदीप जी एको ठीक करा दीजिएगा। जी, मैं कराता हूँ। लगातार आप देख रहे हैं, जब से ये संकट हमारे देश पे छाया है, यह महामारी आई है, तब से लगातार दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर एक टीम की तरह, टीम इंडिया की तरह कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहे हैं। और आने वाले समय में 3 मई के बाद किस प्रकार के हालात होंगे वो आज कहना बड़ा मुश्किल है। लगभग 1 हफ्ता दूर हैं हम उस निर्णायक तारीख से, और मुझे लगता है 1 मई 2 मई के आसपास स्थिति स्पष्ट होगी कि दिल्ली किस कगार पे खड़ी है, कितने केसेस हैं, कितना फैला है, कितना कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है, और कितना कंटेनमेंट एरियाज में ऑपरेशन शील्ड जो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने लागू करा है, वो किन किन एरियाज में पूरी तरीके से सफल हो चुका है। आज भी माननीय प्रधानमंत्री ने तमाम मुख्यमंत्रियों से बात करी, लगभग 9 मुख्यमंत्रियों ने अपनी बात उस बैठक में रखी, और मोटे मोटे तौर पर जो मुझे लगता है निकल कर आ रहा है वो ये है कि 3 तारीख के पास एक औपचारिक आदेश केंद्र सरकार से आएगा, जिसके आदेश अनुसार तमाम राज्य अपनी रणनीति बनाएंगे। हम लोग भी केंद्र सरकार, ठीक है, 3 तारीख का आप इंतजार कर रहे हैं। देखिए राघव, क्योंकि आप इकोनॉमी को भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, आप उन चुनिंदा नेताओं में से हैं जो इकोनॉमी की बारीकियां समझते हैं। पैंडेमिक है, हेल्थ स्केयर है, स्वास्थ्य का सबको ख्याल रखना है, जान भी लेकिन जहान भी। खाद्य सुरक्षा भी देनी होगी, गरीबों को पैसे भी देने होंगे, उनको राशन भी देना होगा, दिहाड़ी मजदूर को दिहाड़ी भी देनी होगी, जिसके रोजगार जा रहे हैं उनको वापस रोजगार मुख्य धारा में लाना होगा।
उसके लिए तो अर्थव्यवस्था चलानी होगी ना। आपके पास भी पैसे नहीं है, लॉकडाउन और कंटिन्यू रहेगा तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अरविंद केजरीवाल इस और इशारा कर चुके हैं, आपकी सरकार या कोई भी देश में सरकार लगा लो, सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह देने के पैसे भी नहीं होंगे आपके पास। देखिए संदीप जी, एक आर्थिक चक्र होता है, उस चक्र की आप कोई एक कड़ी शुरू कर दें और बाकी कड़ियां बंद कर दें तो वो आर्थिक चक्र पूरा नहीं होता है। एग्जैक्टली। आज समस्या क्या है? आज देखिए, यदि आप कहें कि जो प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, वो काम कर सकता है, अपना काम पे चला जाए, लेकिन हार्डवेयर की दुकान बंद है, वो औजार नहीं खरीद सकता। आपने कोई फैक्ट्री N95 मास्क बनाने की चालू कर दी, लेकिन आपने कहा कि वो जो मास्क बनाने का रॉ मटेरियल है उसकी फैक्ट्रियां बंद हैं, तो नहीं चल सकता। इसी प्रकार से ये जो आर्थिक चक्र है, आपको इस पूरे चक्र को चलाना पड़ेगा। सरकार के पास भी, मैं आपको स्पष्ट तौर पे बता देता हूं, अप्रैल के महीने में जितनी दिल्ली सरकार की एक्साइज टैक्स और जीएसटी टैक्स के माध्यम से कमाई होती थी, उसका मात्र 10 से 15% कमाई। यही तो मैं पूछ रहा हूं राघव, आपने बिल्कुल मेरे सवाल का मर्म समझ लिया। मैं उसी पे आ रहा हूं। हाँ। तो आपको देखिए ये बात समझनी पड़ेगी कि आने वाले समय में लॉकडाउन जो है वो एक स्थायी समाधान इस बीमारी का नहीं है, और यदि हमने इस लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से आने वाले समय में ठीक से नहीं संभाला और इसे नहीं खोला, तो जो मरीज है वो वेंटिलेटर पे जाए या ना जाए, देश की अर्थव्यवस्था तो वेंटिलेटर पे। बिल्कुल बिल्कुल यही बात। आप ये समझ लीजिए कि हम कोई वामपंथी राज्य तो है नहीं जहां हर व्यक्ति सरकार का मुलाजिम है। ये प्राइवेट एंटरप्राइज का देश है। यहाँ प्राइवेट एंटरप्राइज भी है, फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्रियों में काम करने वाला मजदूर भी है, गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर भी है, मशीन शुरू करने वाला मशीन ऑपरेटर भी है। सबकी जेब में पैसा जाए और इकोनॉमी के अंदर पैसा पंप इन करना पड़ेगा। मेरा अपना लिए एक समन्वय तो बिठाना होगा ना। डॉक्टर रवि मलिक स्क्रीन पर। अब डॉक्टर मलिक, मैं आपसे एक्सपर्ट राय लेना चाहूंगा। देखिए, जो परेशानियां हैं, जो हमारे पास विकल्प हैं, उन सब पे मैंने चर्चा की, और यहाँ पर जैसे सुधांशु कह रहे थे, उन्होंने इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएस का एग्जाम्पल दे दिया। वो हमारे से कहीं स्टेज के हिसाब से, हम कहते हैं हम 3rd स्टेज पर नहीं आए, हम वहाँ नहीं पहुँचे हैं जहाँ पर वो पहुँच गए। लेकिन उसके अलावा भी कॉन्ट्ररी एग्जाम्पल्स भी हैं। स्वीडन ने लॉकडाउन नहीं किया, वहाँ पर हमसे ज़्यादा कोरोना केसेस थे, अब वहाँ पर स्टेबिलिटी आ गई है। वो हर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं। उन्होंने ना कारखाने बंद किए, ना मॉल्स बंद किए, ना थिएटर्स बंद किए, सब कुछ चल रहा है वहाँ पर। यही हाल हमने साउथ अफ्रीका में भी, दक्षिण अफ्रीका में देखा है। हमारे साथ साथ लॉकडाउन अनाउंस किया, लेकिन सारे सेक्टर अब उन्होंने खोल दिए। तो तरीका क्या सही होगा? हम बाहर वालों से भी क्या सीख सकते हैं, और हमारे लॉकडाउन ने हमें क्या सिखाया है? डॉक्टर रवि मलिक। देखिए, मैं आपको बताऊं, हर देश की एक अपनी सिचुएशन है जिसके हिसाब से कि वो लॉकडाउन को खोलेगा या बंद करेगा, डिपेंडिंग अपॉन वहां की पब्लिक कितनी एजुकेटेड है, हेल्थ को लेके कितनी जागरूक है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उनके हॉस्पिटल्स कैसे हैं। तो हर देश की एक अपनी अपनी सिचुएशन है। लेकिन मैं एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर आपको बता दूं, जो लॉकडाउन जिन कंट्रीज ने जल्दी लागू किया और स्ट्रिक्टनेस से लागू किया, उन्होंने इस बीमारी का खामियाजा बड़ा कम भुगता है। लेकिन जिन्होंने लॉकडाउन, तो एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि हमारा बचाव जो है वो लॉकडाउन की वजह से हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे हम किसी भी देश को ले लें, स्वीडन की अगर बात करें तो एक स्थिति में, एक टाइम पे स्वीडन बहुत पीक पे था। ठीक है, अभी कुछ कंट्रोल हो गया, लेकिन उन लोगों ने लॉकडाउन ले, साउथ अफ्रीका का भी एग्जांपल है, दुबई का, मिडिल ईस्ट का भी एग्जांपल है। डॉक्टर रवि, अगर इंटरनेशनल परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारे देश में, हाँ जी, तो अगर हम पूरे इंटरनेशनल परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज हमारे देश में 1 मिलियन पॉपुलेशन के ऊपर केवल 0.5 लोग जो हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं, जो कि 10 लाख लोगों के ऊपर, जो कि एक उस वजह से देखा जाए तो काफी कम नंबर है। जबकि अमेरिका जैसे देशों में, यूके में 100 से ऊपर 111 हैं, अमेरिका में 200 हैं। तो उस वजह से देखा जाए तो हमारा भी काफी बचाव हो रखा है पॉपुलेशन को देखते हुए। अब मुद्दा आता है कि लॉकडाउन खुलना कब चाहिए। ये जो लॉकडाउन खुलने की प्रक्रिया है, ये तो डेफिनेटली सरकार एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेगी सारे एडवाइजरी बोर्ड्स और सबको लेके। लेकिन मैं एक चीज बताऊं, लॉकडाउन खोलना 2 चीजों पर निर्भर करेगा। एक तो आने वाले 7 दिन में डाटा हमारे को क्या कहता है, डाटा को एनालाइज करना बड़ा जरूरी है, साइंटिफिक वे से चलना जरूरी है। दूसरी चीज, लॉकडाउन खोलने से पहले 3-4 चीजें प्लेस पे होनी चाहिए। नंबर 1 चीज ये होनी चाहिए, हमारे हॉस्पिटल्स, वेंटिलेटर्स सब होने चाहिए हमारे पास, कि बाई चांस कोई त्रासदी होती है लॉकडाउन को खोलने
खुलने के बाद, तो उसके लिए हम प्रिपेयर्ड रहें। पब्लिक की एजुकेशन बहुत जरूरी है कि लॉकडाउन खुलते ही ये ना हो लोग सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह सब भूल जाएंगे कि सब कुछ ठीक हो गया, जैसे आजाद हो गए अब तो खोल दें। अब बल्ले बल्ले लॉकडाउन ग्रेडेड वे में खोलना जो है वो हमेशा बेटर रहेगा एंड ऑब्जर्विंग। हाँ, बल्ले बल्ले। तो ये एक बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है। जहां तक इकोनॉमी और हेल्थ की बात है, तो ये नहीं कि मैं स्वास्थ्य कर्मी हूं तो मैं हेल्थ को ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेग समझूंगा, लेकिन एक छोटी सी बात है मैं आ रहा सर, हूं, एक तो पगड़ी हजार। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वक्त सर्वाइवल की बात है। इकोनॉमिक्स इज डेफिनेटली, इकोनॉमिक्स जो है वो डेफिनेटली बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों को बैलेंस नहीं, इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा अबे दुबे, देखिए जान तो जरूरी है, जान सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन जहान भी भाई आदमी कोरोना से ना मरे, भुखमरी से मर जाए, वो भी कोई माकूल स्थिति नहीं है। हम उस और हेड कर सकते हैं अगर ये लॉकडाउन ऐसे ही चलता रहा, चरणबद्ध तरीके की बात हुई। क्योंकि मैं लगातार ये कह रहा हूं, कुछ इलाके खोल देंगे, दूसरे नहीं खुलेंगे, वो नहीं चलने वाला है इंडिया में, ना चल रहा है वो 21 अप्रैल से। आप ठीक कह रहे हैं, आर्थिक चक्र तो पूरा का पूरा घूमता है तभी कुछ होता है। आज स्थिति यह है कि जीवन की गति शून्य हो गई है, ना उत्पादन है, ना उपभोग है और ना आमदनी है। तो ये जो परिस्थिति है वो बहुत इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति हमारे सामने लाती है। अगर हमने लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से ही खोला तो हम मान के चलिए हम लोगों ने 15 मई तक और धीरे धीरे करके लॉकडाउन को खोला, उसके बाद में क्या स्थिति बनती है इसके बारे में हम कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि चूंकि हमारे यहाँ अभी टेस्ट बहुत कम हुए हैं, करीब 5 लाख के आसपास ही टेस्ट हुए हैं हमारे यहाँ, इसलिए हमारे यहाँ संख्या कम आ रही है। अगर हम टेस्ट को बढ़ाएंगे तो संख्या और ज्यादा तेजी से बढ़ेगी, उससे समाज में और घबराहट फैलेगी और बहुत ज्यादा एक कोरोना भीति, फियर साइकोसिस बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा। और हमारे टीवी चैनल भी उस फियर साइकोसिस को बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ा रहे हैं, ये मैंने पिछले दिनों देखा है। बजाय इसके कि लोगों को ढाढ़स बनाएं, बजाय इसके कि सकारात्मक खबरों को सामने लाएं, पूरा नकारात्मक पहलू ही सामने आ रहा है। तो ये स्थिति बताती है कि सरकार के सामने इधर कुआं है उधर खाई है। सरकार को लॉकडाउन कामयाब हो चुका है, मोटे तौर पर लॉकडाउन प्लस की रणनीति अपनानी चाहिए। लॉकडाउन और प्लस का आकार लगातार बढ़ते चले जाना चाहिए। उस प्लस में अर्थव्यवस्था भी है, उस प्लस में समाज में से जो फियर साइकोसिस है उसको हटाना भी है। बहुत अच्छी बात कही। राघव, आप कुछ कहना चाह रहे थे, 30 सेकंड, उसके बाद सुधांशु और अखिलेश बाबू। जी, मैं ये कहना चाह रहा था आपको संदीप जी, लगातार ये बात आ रही है कि हमारा देश बहुत अच्छा कर रहा है और हमारे आंकड़े बहुत कम है और ऊपर वाले से प्रार्थना रहेगी कि ऐसे ही रहे। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि कई राज्यों को आप देखेंगे, मैं किसी पार्टी का या राज्य का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो मुझ पे दलगत राजनीति का आरोप लगेगा, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके राज्यों में जांच ही नहीं हो रही है, टेस्ट ही नहीं हो रही है। ये मेरे को उसी वाक्य का याद आती है जब एक पुराने मुख्यमंत्री से पूछा गया कि आपके यहाँ पर अपराध की क्या स्थिति है। उन्होंने कहा जब से मैं मुख्यमंत्री बना मेरे यहाँ पे अपराध लगभग खत्म हो गया है। थोड़ी जांच पड़ताल करी तो पता लगा कि उनके राज्य में एफआईआर दर्ज होना ही बंद हो गया है। तो 0 FIR इज इक्वल टू 0 क्राइम। जब FIR दर्ज ही नहीं होगी तो क्राइम कैसे होगा? क्राइम का आंकड़ा ही नहीं कोई। इसी प्रकार से कई राज्यों के अंदर जांच कम हो रही है। ये भी एक कड़वी हकीकत है, ये भी एक कड़वी हकीकत है। सुधांशु और अखिलेश बाबू स्क्रीन पर सुधांशु त्रिवेदी, अब आखिरी सवाल ये देखिए, लॉकडाउन जरूरी है, सरकार ने सही टाइम पर लॉकडाउन किया, इसीलिए जो आंकड़ा अभी भी 28,000 का पार नहीं किया है हम स्टेज 3 में नहीं आए हैं। इन बातों को मानते हुए ये सिट्रस पैरेबस अजम्पशन मैं लेकर चल रहा हूं, लेकिन, और ये बड़ा लेकिन है सुधांशु, देखिए 14 करोड़ लोगों ने अगर रोजगार खो दिया है, अगर दिहाड़ी मजदूरों की दिहाड़ी चली गई है, अगर लोगों के पास राशन नहीं पहुंच पा रहा है, और जैसे ही ये चक्का जितना देर रुकेगा हालात और बिगड़ेंगे। पैसे की कमी है सरकार के पास, ये कोई जादुई छड़ी थोड़ा है आप लोगों के पास कि पैसा जितना चाहे उतना पैसा कम आप छाप देंगे। छापेंगे तो वैल्यू घट जाएगी रुपये की। ये सारी दिक्कतें भी हमें देखनी होंगी, इन्हें समझना होगा, इनका सामना करना होगा। सुधीर जी, जब हम दिक्कत की बात करते हैं तो तस्वीर का पूरा स्वरूप देखिए। चीन को किनारे रख दीजिए क्योंकि चीन एक अलग स्थिति में इस समय दुनिया में आ गया है। आज हम दुनिया के सबसे बड़े देश हैं। उसके बाद हमारे यहाँ 73% ही केवल साक्षरता है, यानी 27% तो बिल्कुल बेपढ़े लिखे हैं। कुछ समुदायों में निरक्षरता 43% है, यानी साक्षरता 57%। आज भी 2/3 आबादी गांवों में है।
हम दुनिया के एकमात्र बड़े देश हैं जहां 67 से 70% लोग गांवों में रहते हैं और वहां पे स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है ये आप जानते हैं। हम इकलौते देश हैं इस समय संदीप जी जहां स्वास्थ्य कर्मियों पे हमले की घटनाएं हो रही हैं, दुनिया में कहीं नहीं हो रहा है। हम इकलौते देश हैं जहां एक ही छत के नीचे 281 विदेशी रहते हैं और वो सरकार को बचाने की बजाय बताने की बजाय बहुत छूटते अच्छा फिर रहे हैं। सुधांशु जी, कम से कम आप देश की हकीकत आज बयां कर रहे हैं, वरना वो 5 ट्रिलियन और अच्छे दिन और भारत सुपर पावर बनने वाला है, उन सारे नैरेटिव में ये बातें आती ही नहीं है। अच्छा किया आज आपने ये सारी बातें खुद बयां कर दी। पर की विपक्ष सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा है, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हो रहा। तो चुनौतियों, इन सारी चुनौतियों के बीच में से जिस प्रकार से काम कर रहे हैं जी, तो इन सारी चुनौतियों के बीच में काम करना आसान नहीं है। आपने देखा ना, ठीक है। हम लोग अभी अब सिर्फ अखिलेश बाबू 30 सेकंड के अंदर दोनों चीजें साथ साथ चल पाएंगी या वही बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? अभी सबसे आसान तरीका देखिए, जान बचा दी। देखिए, मैंने पहले राउंड में कहा कि बीजेपी के लोगों को पहले अहम त्यागना होगा। हम अगर कोई कंसर्न रेज कर रहे हैं तो बीजेपी को लगता है, अभी सुधांशु भाई ने कहा कि विपक्ष हमारे खिलाफ राजनीति करता है, हम कंसर्न भी ना उठाएं। आपने जो बोला, चाहे अभी बोला गया, चाहे उन्होंने गडकरी जी ने बोला, तो चिट्ठी 2 महीने से सोनिया जी लिख रही है, 1 महीने से लिखी है, उसमें सारी बातें हैं। मैं आप जो आपका प्रश्न है उस पर आ रहा हूं। जैसे 26/11 के बाद हमारे देश में सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था बदली है। चलिए मानते हैं 3 मई के बाद अगर खोलना हो तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए, सरकार ने ये जूम किया, उसकी व्यवस्था करनी शुरू कर दी। अगर आप यही तैयारियां करनी होंगी। 3 मई के बाद हम क्या करेंगे, इसका एक रोड मैप देश के सामने होना चाहिए और सबकी सलाह, सबके विमर्श लेनी चाहिए। इसी उम्मीद के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें